नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया सब्जेक्ट आपका एसएसटी का जो है राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और नया हम क्यों स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो भूगोल का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो आपकी एसएसटी की बुक है क्लास 6 की, एसएसटी की जो बुक है आपकी क्लास 6 की, उसमें 3 तरह की सब्जेक्ट्स हैं, आगे 3 ब्रांचेस हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है हमारा अतीत। इसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अपने अतीत के बारे में, अपने किसके बारे में दोस्तों, अपने भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी अपने इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों दूसरी जो ब्रांच है दोस्तों, दूसरी ब्रांच है राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान। राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, धर्म, विविधता, भेदभाव, ये सारी चीज़ें, यानी कि समाज से जुड़ी और राजनीति से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट रहता है दोस्तों वो होता है भूगोल, यानी इसके अंदर क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी से जुड़ी चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि इस भूगोल में हमारे पास दोस्तों 6 चैप्टर्स थे और 6 के 6 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके सामने भूगोल के जो 6 चैप्टर हैं उनकी लिस्ट है। और दोस्तों ये 6 के 6 चैप्टर्स की वीडियो बन चुकी है। इस वीडियो ये जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर जा करके अगर आपने इन 6 के 6 चैप्टर्स को वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर लो और दोस्तों पढ़ लो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भूगोल वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया जी। अब उसको तो मिटा देते हैं। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ ये दोनों चीज़ें, हमारा अतीत और राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान जो उसमें केवल और केवल 8 चैप्टर्स आपके पास हैं। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों विविधता की समझ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है दोस्तों। विविधता को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन विज्ञान नहीं, जीवन, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के जो 8 चैप्टर्स हैं दोस्तों, 8 चैप्टर है, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स की लिस्ट आप देख लीजिए, आपके सामने इन चैप्टर्स की लिस्ट है। क्या क्या इन चैप्टर्स के नाम आप देख लीजिए, क्योंकि इंडेक्स बनानी है आपको, तो इंडेक्स आप बना लीजिएगा। उसके बाद हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला चैप्टर जो है दोस्तों हमारा राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का, उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारी राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम हमारे अतीत को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों क्लास 6 की जो एसएसटी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान, और आपको पढ़ने में मज़ा तो डेफिनेटली आने ही वाला है। अब चलिए दोस्तों फटाफट से विविधता की समझ जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विविधता क्या होती है, सबसे पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये विविधता क्या है। अब दोस्तों आपके जो मोहल्ला है, आपका जो घर है, आपका घर किसी मोहल्ले में होगा, तो आपके घर के आसपास क्या सभी लोग एक ही तरह के हैं क्या? क्या सभी घर एक ही तरह के हैं क्या? क्या सभी लोग एक ही भगवान को मानते हैं क्या? सभी लोग एक ही धर्म के हैं क्या? क्या सभी लोग एक ही जाति के हैं क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं, सभी अलग अलग हैं। इनफैक्ट अगर आप घर के सदस्यों की भी बात कर लें तो आपके भाई बहन हैं और आप हैं, तो आपका रहन सहन आपके भाई बहन के रहन सहन के जैसा ही है क्या? हो सकता है कोई ज़्यादा चुस्त हो सकता है कोई आलसी किस्म का हो सकता है कोई सुबह सुबह उठ करके नहा लेता हो, और हो सकता है कोई शाम तक ना नहाता हो। तो ऐसे ही दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका लिंग यानी लड़का है या लड़की है, महिला है या पुरुष है, जाति उसकी, इस आधार पर सभी जो लोग हैं दोस्तों अलग अलग होते हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग रहते हैं। और दोस्तों इसी भिन्नता को यानी ये जो उनमें अंतर होता है, यही अंतर क्या कहलाता है दोस्तों? विविधता कहलाती है। विविधता को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं डाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग जो होंगे उनका रहन सहन अलग होगा। कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई जो है गुरुद्वारों में जाएंगे, कोई मंदिर मस्जिद में जाएंगे, तो इस तरह से दोस्तों उनके रहन सहन अलग हो जाएंगे। उनकी जातियाँ अलग है तो उनके त्यौहार अलग होंगे, उनके रीति रिवाज अलग होंगे, तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती होंगी। अलग अलग त्यौहार जब आते हैं तो आपको अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता होगा। सपोज करिए दोस्तों कि ऐसा ना होता, ऐसा अगर ना होता तो आपको केवल एक ही तरह का भोजन मिलता, क्योंकि सभी एक जैसे लोग होते, किसी को नया कुछ सूझता ही नहीं। ठीक है, सभी एक ही धर्म को मानते, जो कर रहे हैं बस वो करते रहते, सभी को एक जैसा खाना बनाना आता, सभी एक जैसे कपड़े पहनते, सभी एक रंग के कपड़े पहनते। तो ये चलता रहता तो दोस्तों हमारा जीवन सोच करके देखिए कि कितना बोरिंग होता। क्या हमारे माइंड में नए नए आइडियाज़ आते? नहीं आते। सोच करके देखिए दोस्तों कि वो ज़िंदगी कैसी होती। लेकिन दोस्तों जैसे ही विविधता को हम अपने जीवन में ले करके आते हैं तो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों के बात करने का तरीका अलग अलग होता है, उनके रहन सहन अलग होते हैं। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं हमारी जो सोचने की शक्ति है वो विकसित होती है। आप मानते हो कि नहीं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ही जगह पर रहते हो, रोज़ 2-4 लोगों के बीच ही रहते हो, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हो, तो कितना आप नई सोच अपने आप अंदर डेवलप कर पाएंगे। सिंपल सी बात है कि आप नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों के जो उनके तरीके हैं, सलीके हैं, वो सीखेंगे, तो आपकी सोच डेवलप होती है। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं उतना ज़्यादा आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि विविधता की वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और सोचने समझने की जब क्षमता बढ़ती है तो दोस्तों तभी हम होते हैं समृद्ध, तभी हमारा जो माइंड है वो विकास कर पाता है और हम क्या होते हैं दोस्तों? समृद्ध होते हैं। तो हम ये भी समझेंगे कि विविधता किस तरह से हमारे जीवन को समृद्ध, हमारे जीवन को रिच, अमीर बनाती है। अब अमीर का मतलब ये नहीं है कि हमें पैसा दे देती है, अमीर का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में रंग भर देती है। देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाता है विविधता के साथ में। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा कि विविधता को समझाइए, विविधता की परिभाषा लिखिए। तो आप विविधता की परिभाषा क्या लिखेंगे? तो दोस्तों आप इसका मतलब तो समझ चुके होंगे कि विविधता क्या होता है? अंतर ही होता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, विविधता किसे कहते हैं? लेकिन दोस्तों इसको लिखाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो पूरी की पूरी ब्रांच रहती है हमारी राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन वाली, दोस्तों उसमें समझना ज़्यादा होता है और लिखना कम होता है। अगर चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं तो हम अपने आप उसको लिखते चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको समझने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और लिखाई की तरफ कम ध्यान देना है। यानी लिखना तो है ही लेकिन समझना ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमने समझ लिया तो हम लिख तो अपने आप देंगे। ठीक है, तो विविधता की परिभाषा आप अपने आप लिखेंगे, मेरे से पहले लिख देंगे, ये मेरी गारंटी है। अब तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि विविधता को कैसे परिभाषित करेंगे। आंसर आप भी ट्राई करिए। सिंपल सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी सोच, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी सोच, यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी सोच, विचारधारा, इसके अलावा लिंग, धर्म, जाति व रहन सहन होता है। रहन सहन होता है जो उसे अन्य व्यक्तियों से, अब
दोस्तों सिंपल सी बात है कि उनके अंदर क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग उनकी सोच होती है, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग जाति होती है, अलग अलग रहने सहने का तरीका होता है। तो जो उसे अन्य व्यक्तियों से क्या बनाता है दोस्तों, अलग बनाता है, अलग बनाता है। और इसी भिन्नता को विविधता कहते हैं। ये जो भिन्नता है दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है, विविधता बोला जाता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइवर्सिटी बोलते हैं। और भारत जो है दोस्तों डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक ही कॉलोनी के अंदर कोई तो पंजाबी फैमिली से होगा, एक ही फैमिली के अंदर कोई मुस्लिम फैमिली से होगा, एक ही कॉलोनी के अंदर कोई मुस्लिम फैमिली होगी, एक ही कॉलोनी के अंदर कोई हिंदू फैमिली होगी, और हिंदू फैमिली में भी अलग अलग जातियों के कई सारे लोग रहते होंगे। मुस्लिम में भी कई कई जातियाँ होंगी, पंजाबी में भी कई कई जातियाँ होंगी, उनके अलग अलग तरह के भोजन होंगे। वो आपस में कभी पंजाबी वाला हिंदू फैमिली का खाना बनाएगा, कभी हिंदू वाले पंजाबी वालों का खाना बनाएंगे, कभी मुस्लिम वाले इधर उधर से नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई वहाँ पर खाना बनाने के तरीके, और खाना बनाने के नाम पर तो आपके मुँह में पानी आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे नई नई चीज़ें वो सीखते चले जाएंगे और हमारा जीवन सुंदर बनता जाएगा दोस्तों, समृद्ध बनता जाएगा। और दोस्तों ऐसे माहौल में ही जब कोई, अब देखिए जब कोई छोटा बच्चा है और वो अगर ऐसे माहौल में रहता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। और एक है कि कोई बच्चा है जो ऐसे माहौल में रहे ही ना, वो अलग अलग लोगों से मिले ही ना, तो उसकी सोच जो है उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। सिंपल सी चीज़, ये चीज़ आप क्लियर कर चुके हैं। अब दोस्तों विविधता तो आपने समझ लिया कि विविधता जो है कितनी ज़रूरी होती है हमारे जीवन के लिए। अब सोच करके देखिए कि आप जो है एक ही जगह पर रहते, ना किसी से मिलते, सब लोग एक जैसा खाना खाते, सब लोग एक जैसे कपड़े पहनते, आपको एक ही रंग के बारे में पता होता, अलग अलग रंगों के बारे में पता ही ना होता, तो ऐसे में आपका जीवन कितना बोरिंग होता, ठीक है। तो विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आता है कि विविधता बनी कैसे। यानी सिंपल सी बात है कि पहले तो मनुष्य थे, फिर ये मनुष्य में ऐसा क्या हुआ कि वो अलग अलग हो गए। जो पंजाब वाले हैं, या जो पंजाबी है, या जो सिख फैमिली है, वो कुछ अलग नए रीति रिवाज उन्होंने अपना लिए। कैसे ये हिंदू बन गए, कैसे उन्होंने अपने अलग रीति रिवाज बना लिए, तो इनका कारण क्या है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि विविधता को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। यानी विविधता यानी जो भिन्नता आई है, जो उनमें अंतर आया है, उस अंतर का कारण क्या है, वो अंतर क्यों आया, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए करते। अब दोस्तों अब हमने क्या पढ़ना है दोस्तों, विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो कारक हैं जो विविधता को प्रभावित करते हैं। पहला तो कारक है दोस्तों भौगोलिक स्थिति, पहला तो कारण है भौगोलिक स्थिति, और दूसरा जो कारक है दोस्तों वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थिति किस तरह से विविधता को फिर अफेक्ट कर रही हैं। यानी विविधता का भौगोलिक स्थिति यानी पृथ्वी की सतह से, कहीं पहाड़ कहीं पर्वतों से क्या लेना देना, और इतिहास से विविधता का क्या लेना देना। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। अब दोस्तों भौगोलिक स्थिति के लिए हम पहले तो भारत का नक्शा बनाते हैं, छोटा सा नक्शा बनाते हैं। चलिए छोटा सा प्यारा सा नक्शा हमने बनाया है यहाँ पर। और दोस्तों सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो जगहों के हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक तो हम एग्जाम्पल लेते हैं
अब दोस्तों मैंने आपको जब भी हम भूगोल पढ़ी थी जब हमने, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तो क्या है, पहाड़ है। तो हम दोस्तों लद्दाख वाला हिस्सा लेते हैं। एक तो बात करते हैं हम लद्दाख की और एक हम तुलना करते हैं दोस्तों केरल की। आपकी बुक में भी इन दोनों की तुलना की हुई है, इसलिए मैंने यही ले ली। वैसे आप कोई भी ले सकते हो। आप तुलना करके देखिए कि लद्दाख में जो लोग रहते हैं, यानी जो पर्वतों पर लोग रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, और जो केरल में लोग रहते हैं उनका जीवन कैसे होता है, और उनके किन कारणों से उनका जीवन जो है वो अलग अलग है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि लद्दाख में तो क्या होंगे दोस्तों, लद्दाख तो पर्वतीय क्षेत्र है। अब पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वत जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर ये क्षेत्र जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कृषि नहीं होती है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कृषि नहीं होती है तो दोस्तों क्या करते हैं लोग, वहाँ के लोग जो है भेड़ बकरियाँ पाल करके दो काम करते हैं। एक तो दोस्तों ऊन का उत्पादन करते हैं, यानी उनकी जो ऊन है उसको एकत्रित करते हैं। इस ऊन से वो रेशम के कपड़े बनाते हैं, इसके अलावा जो शॉल होती है, आपको पता होगा कि लद्दाख के पास के जो एरिया है, लद्दाख के पास का जो एरिया है दोस्तों, वहाँ पर ये जो कपड़े होते हैं यानी रेशम के जो शॉल बने हुए होते हैं वो काफ़ी फेमस है। शॉल इत्यादि जो होते हैं, जो सर्दी के कपड़े मतलब होते हैं, तो ऊन से रेशम के शॉल बनाए जाते हैं और फिर ये रेशम के शॉल जो है बेचते हैं, काफ़ी महंगे ये शॉल बिकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ऊन एकत्रित करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इनका खान पान कैसा होता है, क्योंकि वहाँ पर कृषि तो होती नहीं, तो ज़्यादा उत्पाद तो वहाँ पर होते नहीं। इसके अलावा कुछ वहाँ पर फ्रूट्स होते हैं, जैसे क्योंकि वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं तो वहाँ पर जंगलों से जो भी फल सब्जियाँ मिलेंगी, और आपको पता है कि उधर के सेब बहुत फेमस होते हैं, तो ये वहाँ के सेब खाएंगे, वहाँ पर ये सेब वगैरह खाते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, तो उनका जो दूध होता है दोस्तों, दूध पीते हैं और दूध से बने हुए जो उत्पाद है वही खाते हैं, जैसे पनीर खाते हैं, दही खाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। लद्दाख में पर्वतीय क्षेत्र है, ठंड ज़्यादा रहती है, रेशम के कपड़े वो बनाते हैं क्योंकि वो ऊन बनाते हैं, किससे, भेड़ बकरियों को पालते हैं, उनकी ऊन निकलती है तो उससे वो रेशम के कपड़े, रेशम के शॉल वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। उसके अलावा जंगलों वाला एरिया है तो वहाँ पर उन्हें फल सब्जियाँ मिल जाती है, फल सब्जियाँ वो खा लेते हैं। इसके अलावा दूध की जो चीज़ें होती हैं उन पर वो जीवित रहते हैं। और दोस्तों अगर केरल की बात की जाए तो केरल तो समुद्र के तट का इलाका है, यानी नीचे आपको पता है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, केरल है। तो दोस्तों केरल के लोग तो कहाँ पर रहते हैं, समुद्र के पास रहते हैं। तो समुद्र के पास तो दोस्तों उन्हें मछलियाँ मिल जाती हैं। तो ये लोग जो है क्या होंगे दोस्तों, मछुआरे होंगे, यानी मछुआरों का काम करेंगे। मछलियाँ वहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ेंगे, क्योंकि समुद्र के किनारे तो काफ़ी सारी मछलियाँ उन्हें मिल जाएंगी, तो वो मछुआरे का काम करेंगे। और दोस्तों इस काम को क्या बोला जाता है, आपको पता है, मत्स्य पालन बोला जाता है। तो दोस्तों मत्स्य पालन में मछलियाँ भी आती हैं, तो मछलियों को जो पकड़ते हैं तो दोस्तों मछुआरे होंगे। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग हैं वहाँ पर उनके मांस, अंडा और मछलियाँ वो ज़्यादा खाएंगे, तो सिंपल सी बात कि यहाँ पर लोग क्या खाएंगे, मांस, अंडे व मछलियाँ खाना पसंद करेंगे। अब देखिए दोस्तों इनका थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि जो लद्दाख में रह रहे लोग हैं उनका क्षेत्र कौन सा है, पर्वतीय, और इनका क्षेत्र कौन सा है, तटीय। अब पर्वतीय होने और तटीय क्षेत्र में होने की वजह से इनमें क्या अंतर आ रहा है ये देखते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वनस्पति ज़्यादा है, वनस्पति ज़्यादा है तो ये फल फ्रूट खा करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ये तटीय इलाके में रहते हैं, तो तटीय क्षेत्र में, समुद्र के तटीय जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, तो ये मछलियाँ दिखा करके अपना गुजारा करते हैं। रोजगार भी इनके इसी तरीके से, यहाँ पर ये भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, तो ऐसे में इन्हें रेशम और ऊन प्राप्त होती है, उससे ये काम करते हैं। और इनमें ये जो काम करते हैं दोस्तों मत्स्य पालन का काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको बेसिकली समझ आ गई। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या है कि तटीय क्षेत्रों में नारियल ये उगाते हैं, इसी के साथ साथ मसालों की भी खेती करते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि यहाँ पर किसकी खेती की जाती है दोस्तों, मसालों की कृषि की जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नारियल आदि भी ये खाते हैं, और नारियल का पानी इनमें फेमस है कि वहाँ पर नारियल की चटनी बनती है, नारियल से बहुत सारे उत्पाद वहाँ पर बनाए जाते हैं और वो वहाँ पर खाए जाते हैं।
सिंपल सी बात आपको समझ होगी, यहाँ पर सेब ज़्यादा खाए जाते हैं, वहाँ पर केले ज़्यादा खाए जाते हैं। सिंपल सी चीज़। तो भौगोलिक स्थिति की वजह से भी क्या होता है दोस्तों, विविधता प्रभावित होती है। तो सिंपल सी चीज़, यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा और आप उसको आंसर कैसे देंगे। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि विविधता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आपको बस इतना लिखना है कि एक तो भौगोलिक स्थिति होती है और दूसरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। ये तो मैंने आपको समझाया कि ये कैसे इफेक्ट करती है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि लद्दाख और केरल की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर विविधता कैसे ये परिभाषित कीजिए या फिर इसके बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि लद्दाख में पर्वतीय क्षेत्र है, ऊन वहाँ पर ऊन का जो है उत्पादन किया जाता है, सेब वहाँ पर खाए जाते हैं, दूध से बने उत्पाद मिलते हैं। बल्कि केरल में क्या होता है दोस्तों, तटीय क्षेत्र है तो मत्स्य पालन का वहाँ पर कार्य होता है। लोग मांस, अंडे और मछली खाना पसंद करते हैं। मसालों की कृषि वहाँ पर होती है और नारियल भी वहाँ पर मिलते हैं। तो ये हो गई दो चीज़ों का कंपैरिजन। इसका मतलब एक चीज़ हमें पता चल गई कि भौगोलिक स्थिति जो होगी किसी प्रदेश की, वो वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई। जैसे लोग अगर मरुस्थल में रहेंगे तो वो कम पानी पीने के आदी होंगे, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यानी वो पानी के जो मूल्य है उसको समझेंगे, वो पानी को बचाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वो जल का दुरुपयोग भी करेंगे। ये चीज़ आपको पता चल गई। तो दोनों लोगों में कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से जो है विविधता को प्रभावित करती है, तो दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी प्रभावित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि बम्बई में कोई नई कॉलोनी बसाई गई थी। मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले यानी 2000 में। अब 2000 में मान लीजिए कि एक कॉलोनी बसाई गई थी। अब उस कॉलोनी में दोस्तों क्या हुआ कि कई लोगों ने अपने फ्लैट लिए। कोई पर्सन था जो कि कहाँ पर रहता था दोस्तों, पंजाब में रहता था। कोई बी पर्सन था जो गुजरात में रहता था। कोई सी पर्सन था जो राजस्थान में रहता था। कोई डी पर्सन था जो जम्मू एंड कश्मीर में रहता था। अब दोस्तों ये चारों लोग आ करके इस कॉलोनी में रहने लग जाते हैं। गुजरात वाले, पंजाब वाले, राजस्थान वाले और जम्मू एंड कश्मीर वाले इस कॉलोनी में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस कॉलोनी में हो गई ना विविधता। पंजाबी लोग जो होंगे वो पंजाबी त्यौहार मनाएंगे, तो इस कॉलोनी में पंजाबी त्यौहार मनाया जाएगा। पंजाबी लोग पंजाबी तरीके का भोजन बनाएंगे, परांठे बनाएंगे, जो भी उनकी फेमस चीज़ें होती हैं। वैसे ही गुजरात वाले जलेबी फाफड़ा बनाएंगे। गुजरात वाले जो भी उनका नृत्य होता है वो करेंगे, जो भी उनके त्यौहार होते हैं वो मनाएंगे। डांडिया खेलेंगे गुजरात वाले, ये आपको समझ में आ गई। और दोस्तों राजस्थान वाले क्या करेंगे, राजस्थान वाले इसमें राजस्थान के त्यौहार मनाएंगे। जैसे राजस्थान के त्यौहार कौन कौन से होते हैं, एक तो गणगौर राजस्थान का पर्सनल त्यौहार है, यानी राजस्थान का यहाँ का त्यौहार है। और दोस्तों गणगौर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे दाल बाटी चूरमा यहाँ पर बनता है, फेमस डिश है यहाँ की, ठीक है। तो राजस्थान के यहाँ पर लोग जो होंगे वो उस तरह का भोजन बनाएंगे और जम्मू कश्मीर वाले अलग तरह का भोजन बनाएंगे। तो अब ये लोग, इनकी जो आगे पीढ़ियां चल रही होंगी वो भी क्या होंगे, पंजाबी फैमिली के आगे पंजाबी होंगे, राजस्थान वाले उसी तरीके से वो आगे डेवलप होंगे। तो देखिए दोस्तों कि अब अगर बात की जाए कि इस कॉलोनी में रहने वाले लोग जो हैं उनका इतिहास कि वो कहाँ से आए हैं, ये चीज़ उनके आज को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि वो पुराने टाइम में अगर पंजाब से आए थे तो उनके घर में स्टार्टिंग से पंजाबी खाना बन रहा है। तो ऐसे के चलते फिर उनके जो बच्चे होंगे, आगे जो बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे, पंजाबी तरीके से पंजाबी कल्चर को फॉलो करेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो ऐसे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी प्रभावित करती है और भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित करती है। और इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि लद्दाख और केरल वाले को हम समझे तो दोस्तों लद्दाख के पास पड़ोसी देश कौन सा पड़ता है दोस्तों, चाइना पड़ता है। तो चाइना से व्यापारी आएंगे कहाँ पर, लद्दाख में। तो पुराने समय से चाइना के साथ लद्दाख का व्यापार होता रहा। तो क्योंकि पुराने समय में चाइना से लद्दाख में व्यापारी आते थे, तो लद्दाख में कहीं ना कहीं
चीन का साहित्य थोड़ा बहुत दिखेगा या नहीं दिखेगा, चीन की चीज़ें थोड़ी बहुत दिखेगी कि नहीं दिखेगी, चीन की जो वस्तुएं हैं वो, हालांकि वस्तुएं आजकल तो पूरे भारत में ही है थोड़ी बहुत, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन केरल की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों इधर जो है अरब के देश है, तो अरब के देशों का केरल के साथ ज़्यादा व्यापार था। तो केरल में कौन सी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, कौन से रहन सहन के लक्षण ज़्यादा दिखाई देंगे, अरब के देशों के लक्षण यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि पुराने समय में यहाँ से व्यापारी यहाँ पर आते रहे थे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है। आपकी भी जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है दोस्तों, आप भी उसी के अकॉर्डिंग ही अपना रहन सहन बनाए हुए होंगे। अगर आपकी जो पीढ़ियाँ थी, पुरानी पीढ़ियाँ, वो पंजाबी है तो आप अब भी पंजाबी होंगे, अगर वो हिंदू हैं तो आप अब भी हिंदू होंगे। ठीक है, वो कहाँ से आए हैं ये चीज़ भी आपको अफेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब दोस्तों इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि विविधता क्या होती है, लेकिन अब हमें विविधता समझ आ गई। तो अब जो नया जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक नया सा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक नई चीज़ पता चलेगी। और दोस्तों ये चीज़ें आपको आगे जा कर के बहुत काम देंगी। अगर आपने यहाँ पर इन चीज़ों को समझ लिया तो आगे जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वैसे वैसे ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब दोस्तों हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि विविधता में एकता को बताइए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अनेकता में एकता जो है वो भारत की विशेषता कैसे है, इस कथन को समझाइए। यह कथन बोला जाता है कि अनेकता में एकता जो है भारत की विशेषता है। अब दोस्तों भारत में अनेकों तरह के लोग रहते हैं, अनेकों त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, तो क्या इन धर्मों के बीच में, इन अनेकों जातियों के बीच में कभी झगड़े नहीं होते क्या? और ये झगड़े जो है वो कैसे सुलझाए जाते हैं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि भारत के अंदर दोस्तों क्या पाई जाती है, अनेकता में एकता पाई जाती है। यानी यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग तो रहते हैं, लेकिन वो आपसी भाईचारे के साथ, आपसी प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ रहते हैं। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भाषा का, एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे के रहन सहन का, खान पान का जो है दोस्तों आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको कौन सी डिश अच्छी लगती है, तो हो सकता है कि आपको अपने जो आपके जो आसपास के क्षेत्र है उस डिश के साथ कोई ऐसी डिश पसंद हो जो किसी दूसरे एरिया में बनती हो। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल गया कि आप जो है दूसरी जाति के लोगों के साथ या दूसरे क्षेत्रों के लोगों के साथ, अलग रहन सहन वाले लोगों के साथ क्या रखते हैं दोस्तों, प्रेम भाव रखते हैं, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उनकी चीज़ों को नकारते हैं कि इनकी चीज़ें जो है, इनकी डिशेज अच्छी नहीं है या ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपसी प्रेम से, सद्भावना से रहते हैं। और दोस्तों इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, अनेकता में एकता, और यही भारत की विशेषता है। दोस्तों किसी महापुरुष ने कहा था कि भारत एक बगीचा है जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि भारत एक बगीचा है। अब सिंपल सी बात है कि अगर बगीचे में सिर्फ एक ही तरह के फूल हो तो बगीचा ठीक ठाक लगता है, लेकिन दोस्तों बगीचे में अगर अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फूल होते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है और बगीचा बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो भारत उस बगीचे के समान है जहाँ पर अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं। ये चीज़ आपको पता चल गई, हालांकि आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। चलिए अब दोस्तों एक्चुअल में विविधता में एकता और अनेकता में एकता है क्या, इसको हम यहाँ पर परिभाषित करते हैं, क्योंकि हमें शब्दों में लिखना भी उसको आना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि भारतीय अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे को बिना आहत किए, आहत का मतलब होता है नुकसान पहुँचाए या अनादर किए, यानी उनका अनादर नहीं करते, उनका आदर करते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई। एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे को आहत यानी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बिना आहत किए धर्मों, नस्लों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, यानी कि भारत वह बगीचा है जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी पुस्तक जो थी भारत की खोज, उसमें एक कथन लिखा गया था जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपकी 6th क्लास की एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कथन क्या आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक
पुस्तक जो थी भारत की खोज, उसमें एक कथन लिखा था। वो कथन क्या था कि भारत की अनेकता में एकता जो है वो कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, लोगों को फोर्स नहीं किया गया कि आपको एक साथ रहना है, बल्कि वो अंदर से पनपी हुई है और बहुत गहरी है। यानी इस भावना को कोई दबा नहीं सकता, कि इनको भड़का करके दंगे नहीं करवाए जा सकते। ऐसा किसने लिखा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आपको अनेकता में एकता जो है, विविधता में एकता जो है वो समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही छोटा सा था, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन हमने किए, लेकिन हमने समझा ज़्यादा। सिंपल सी चीज़ें दोस्तों कि राजनीति एवं सामाजिक जीवन जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझनी ज़्यादा होती है चीज़ें, और लिखने वाला काम कम होता है। लिखने वाला काम हम भूगोल में कर चुके हैं, वहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें लिखी, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तो वो थी, बस उनको बस पढ़ना था और याद करना था, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को समझना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है दोस्तों, लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी वीडियोस को देख सके। और दोस्तों, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।